मैं जानता हूँ मेरा जो ये वीडियो होने वाला है वो बिल्कुल स्लो होगा। थोड़ा स्लो है, लेकिन क्या है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप धीरे धीरे सीखिए, लेकिन पूरी तरह से सीख जाइए। यहाँ पे हम आपको कंटेंट के साथ कंसेप्ट देते हैं। आप बुक पढ़ेंगे, दूसरे वीडियोस देखेंगे, आपको वहाँ पे कंटेंट बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ तक कि आपको मुंडा शासन व्यवस्था को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मुंडा जनजाति से संबंधित बहुत सारे दाएं बाएं चीज इंटरेस्टिंग करके मिलेंगे। लेकिन जब आप मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि यार ये तो याद ही नहीं हो रहा। तो इसमें हम लोग आपको बोनस के रूप में एक ट्रिक भी देंगे जो इसको और मजेदार बना देगा। तो हम लोग शुरू करते हैं मुंडा शासन व्यवस्था से। साथियों, सबसे पहले आप सभी को झारखंडी जोहार। आज हम लोग जीपीएससी का वो टॉपिक उठाने जा रहे हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें शासन व्यवस्था की, तो झारखंड की जो जनजातीय शासन व्यवस्था है उससे कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक 2 अंक के होते हैं, यानी कुल मिलाकर के इससे 16 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुंडा शासन व्यवस्था को सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। यूँ तो मुंडा शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं नहीं, इसलिए लोग मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा जोड़ करके पढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ फोकस करना है मुंडा शासन व्यवस्था से, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मुंडा शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था होती है उसी को हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मुंडा मान की सरदारी शासन व्यवस्था। प्रसिद्ध इतिहासकार के सुरेश सिंह के अनुसार मुंडा शासन व्यवस्था भारत की सबसे पहली गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। एग्जाम में पूछा भी गया है के सुरेश सिंह के बारे में कि के सुरेश सिंह के अनुसार मुंडा शासन व्यवस्था थी क्या? तो ये भारत की सबसे पहली गणतांत्रिक व्यवस्था थी। बाद में आगे चल करके ये राजतांत्रिक व्यवस्था में तो मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि मुंडा क्या होता है। ठीक है, तो ये जो मुंडा है इसको 2 अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक मुंडा का सामान्य अर्थ है और दूसरा है मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ। ठीक है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ है मेन आदमी यानी कि विशिष्ट आदमी। तो सामान्य अर्थ इसका क्या हो गया? विशिष्ट आदमी। ठीक है, लेकिन जब विशिष्ट अर्थ में हम लोग बात करेंगे तो मुंडा शब्द का जो है विशिष्ट अर्थ होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। गांव का राजनीतिक प्रमुख। अब हमारे मन में ये सवाल उत्पन्न हो जाता है कि आखिर मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख क्यों हुआ? क्यों आखिर हम इसको गांव का राजनीतिक प्रमुख कहेंगे? तो यहाँ पे क्यों शब्द आ गया? तो इसका कारण है कि ये जो मुंडा का शासन व्यवस्था है वो कुल 4 स्तरों में विभक्त है। मुंडा शासन व्यवस्था
कुल 4 स्तरों पर संचालित होती है। मुंडा शासन व्यवस्था कुल 4 स्तरों पर संचालित होती है, जिसमें सबसे छोटा जो स्तर होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्राम। ठीक है, कई ग्राम मिल करके पट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और कई पट्टी मिल करके, मान लीजिए कई पट्टी है, ये कई पट्टी मिल करके पड़हा, या कहीं कहीं इसका नाम होता है परहा का निर्माण करते हैं। ठीक है, परहा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कुल इसमें 10 से लेकर के परहा मतलब 15 गांव इसमें रह पाए जाते हैं। ठीक है, इसका समूह होता है, और जितने भी पढ़ा होते हैं उन सबको मिला करके एक राज्य का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मुंडा राज्य। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब जो इसका सबसे निचला स्तर है वो क्या है, ग्राम है। ठीक है, तो ये जो ग्राम है, ये ग्राम प्रशासन के लिए, ग्राम में जो प्रशासन है क्या बना है, हमारे भी गांव होते हैं तो गांव में निचले स्तर पे प्रशासन के लिए होता है ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट, ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत होता है, और ग्राम पंचायत का जो यहाँ पे मुखिया है, यानी कि प्रधान जो है, ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वही कहलाता है मुंडा। तो हम लोगों ने समझा कि क्यों विशिष्ट अर्थ में मुंडा को गांव का राजनीतिक प्रमुख कहा जाता है। चलो, अब मुंडा के बारे में हम लोग कुछ चीज देख लेते हैं। मुंडा जो है वो ग्राम का प्रधान हो गया, ग्राम का प्रधान हो गया। मुंडा का ये जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। यह पद वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है, यानी कि अगर कोई मुंडा है उसका उत्तराधिकारी जो होगा वो भी मुंडा ही बनेगा, मतलब गांव का प्रधान वही बनेगा जो उसका बेटा होगा। अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था जो है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था खूट कट्टीदारी व्यवस्था कहलाती है। खूट कट्टीदारी व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ तक तो ठीक है भाई कि मुंडा ग्राम का प्रधान होता है, मुंडा का पद वंशानुगत होता है, लेकिन इसकी प्रशासनिक व्यवस्था खूट कट्टीदारी व्यवस्था कहलाती है। ये क्या हुआ, आखिर खूट कट्टीदारी व्यवस्था है क्या? तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि खूट कट्टीदारी व्यवस्था क्या कहलाती है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का मतलब जो है वो परिवार है। खूंट मतलब परिवार हो गया। जब मुंडा लोग झारखंड में प्रवेश किए तो यहाँ के जंगलों को क्या किए, वो काट के सफाई किए, और साफ करने के बाद वहाँ पे खेत का निर्माण किए। ठीक है, और जो खेत परिवार के लिए निर्माण किया गया उस खेत को कह दिया गया खूटकट्टी खेत, और इस प्रकार का जो गांव था उसको कहा खूटकट्टी गांव। साथ ही साथ जो व्यक्ति खेत का निर्माण किया उसको कहा गया खूटकट्टीदार। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे मुंडाओं की जब जनसंख्या बढ़ती है तो नए नए आवासीय क्षेत्र भी बनने लगते हैं, लोग अलग अलग जाकर के रहने लगे। इतना होने के बावजूद
वहाँ पे जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उसका संचालन कहाँ से होता रहा? वही पुराना खूटकट्टी गांव से होता रहा। इसलिए मुंडा शासन व्यवस्था को खूटकटीदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया कि मुंडा लोग जब झारखंड में प्रवेश किए तो यहाँ जंगलों की सफाई किए। इसका मतलब मुंडा लोग ऑब्वियस बाहर से आए हुए होंगे। तो इसके लिए जो है सो दो विचारधाराएं हम लोग को मिलती है। झारखंड में मुंडाओं के प्रवेश के दो विचारधारा। पहला विचारधारा के अनुसार बोलता है उनका मूल स्थान तिब्बत, ठीक है, उनका मूल स्थान कहाँ है? तिब्बत है, ठीक है, इधर तिब्बत से, मध्य एशिया से वो लोग यहाँ पे आए। दूसरा जो है विचारधारा बोलती है कि नहीं, ये भारत के दक्षिण पश्चिम भाग से आर्यों के दबाव में आए। पहले मध्य प्रदेश एमपी आए और यहाँ से बिहार होते हुए ये झारखंड में प्रवेश किए, ठीक है। तो मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश की ये दो विचारधाराएं हम लोगों ने देखी। लेकिन यहाँ पे अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत के लोग जो होते हैं वो मंगोलाइट रेस के होते हैं, मतलब प्रजाति के होते हैं। जबकि मुंडा जो है इसकी प्रजाति है प्रोटोएस्टेरॉइड। तो ये मंगोलाइट से मैच करती ही नहीं है। प्रोटोएस्टेरॉइड अगर हम लोग देखेंगे तो ये इधर पूर्वी एशिया की तरफ मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि मलेशिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाथू मुंडा के अधिकारी कौन कौन से थे। तो हाथू मुंडा जो है वो क्या है? ग्राम पंचायत का प्रधान है और इसकी सहायता के लिए जो होते हैं वो पाहन होते हैं। पाहन के दो सहयोगी होंगे, एक होंगे महतो जो कि पाहन का संदेश वाहक होगा और दूसरा जो है वो पुजार या फिर पनभरा, ये धार्मिक मामलों में सहायक होता है। हम लोग इधर तरफ भी देखते हैं कि जो मेन जो पुजारी होता है उसका पनढरनी होता है, उसी तरह ये पनभरा होता है, ठीक है, वो इसको असिस्ट करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। अब चूंकि पाहन इतने सारे कार्य कर रहा है तो इसको जो खर्च है वो कहाँ से आएगा, ये बात आती है। तो पाहन को उसको खर्च करने के लिए दो तरह की भूमि अलॉट कर दिया गया, दे दिया गया। एक को कहा गया डाली कटारी भूमि, ठीक है, डाली कटारी भूमि, और दूसरा कहा गया भूत खेता भूमि। ये दोनों जो भूमि है इस पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता, ठीक है, यानी कि ये दोनों लगान मुक्त भूमि होते थे। डाली कटारी भूमि से जो उपज होता था उससे जो अर्जित आय है उससे वो क्या करता था, गांव की शांति के लिए पूजा पाठ करता था, सफेद चीजों की बलि दिया करता था। और भूत खेता भूमि जो है इससे जो आय होता था, अर्जित होता था, उसका जो है प्रयोग करता था भूत प्रेत के प्रकोप से रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार पाहन के ये दो भूमि जो थे वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ग्राम स्तर पे पाहन है, उसके अधिकारी हैं, ठीक है। तो आखिर वे सब बैठेंगे कहाँ? तो उन लोग को बैठने का जो स्थल है वो कहलाता है अखड़ा या अखड़ा। ये अखड़ा या अखड़ा में क्या होंगी? पंचायत सभा होंगी, बैठकें आयोजित होंगी और साथ ही साथ इस पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या होता है कि रात में जो सो नाच गान का प्रोग्राम किया जाता है। इनसे अलग एक चीज और होता है जिसको हम लोग कहते हैं युवा गृह। मुंडा शासन व्यवस्था में युवा गृह जो है उसको कहते हैं गीति ओरा, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रेनिंग दिया जाता है उन सबको। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम से थोड़ा अलग है। अब क्या है कि यहाँ पाहन है, उसको तो भूमि भी लगान मुक्त जो सो भूमि भी अलॉट कर दिया गया। तो आखिर वो पूजा करेगा कहाँ? तो उसका पूजा स्थल जो है उसको कह दिया गया सरना। ये सरना जो होते हैं स्थल, ये ग्राम देवता के लिए होते हैं, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है। और भूत खेता भूमि भी तो है, तो उसके लिए जो कब्रगाह होता है उसको कहते हैं
शासन स्थल। शासन स्थल में क्या होता है कि लोगों का कब्र होता है और वहाँ पे उसको निशान के तौर पे एक पत्थर को भी गाड़ दिया जाता है। ठीक है। गांव का समूह कहलाया पट्टी, और पट्टी यानी कि ग्राम समूह, ये प्रशासन का दूसरा स्तर हो गया। ठीक है। तो इसका जो प्रमुख है वो क्या कहलाएगा, मानकी कहलाएगा। प्रारंभ में ये दूसरा स्तर था नहीं, अंग्रेजों के आने के बाद लगान वसूली के लिए मानकी का पद जो सो निर्धारित कर दिया गया था। तीसरा स्तर जो है वो पढ़ा या फिर पढ़ा है ना। ये क्या होता है, पट्टियों का समूह होता है। क्लियर। तो प्रशासन का ये तीसरा स्तर है। इसमें होता है कि ग्राम पंचायत का समूह होता है, यानी कि अंतर ग्रामीण पंचायत है, मतलब जैसे करके अलग अलग गांव है तो गांवों के बीच का जो पंचायत होता है वही कहलाए अंतर ग्रामीण पंचायत। तो इसका कार्य क्या होगा, इसका कार्य है दो या दो से अधिक गांवों के बीच का विवाद का निपटारा करना। तो ये क्या करेगा, विवाद का निपटारा करेगा। किसका, दो या दो से अधिक गांव का। ठीक है। अब देखते हैं, पढ़ा पंचायत को मुंडाओं का सर्वोच्च विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की संज्ञा दी जाती है। ये हम लोग कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा भी कि ग्राम ग्राम मिल करके एक पट्टी का निर्माण किया, बहुत सारे पट्टियों का समूह मिल करके पढ़ा का निर्माण किया, और पढ़ा से भी ऊपर था मुंडा राज्य। तो एक हिसाब से तो मुंडा राज्य ही मुंडाओं का सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आखिर पढ़ा पंचायत को ही सर्वोच्च निकाय क्यों कहा गया, तो इसका आंसर ये है क्योंकि राजतंत्रीय व्यवस्था लागू होने के पहले, इसके पहले कि राजतंत्र लागू हो, पढ़ा पंचायत ही सर्वोच्च निकाय था। ठीक है। सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई पहले पढ़ा पंचायत ही थी। ठीक है। मुंडा राज्य का गठन जो है वो बाद में हुआ, इसलिए यहाँ हम लोग स्पष्ट जानेंगे कि ये जो तीसरा नंबर है, पढ़ा पंचायत ही सर्वोच्च निकाय था, सर्वोच्च विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संज्ञा इसीलिए इसको दी जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है, आरंभ चरण में मुंडा शासन व्यवस्था में राजस्व प्रणाली नहीं थी। ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम बिल्कुल नहीं था, बल्कि किसी व्यवस्था थी, सहकारी व्यवस्था थी। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब एक दूसरे से सहयोग करके जो व्यवस्था की जाती है वो वाली थी। राजतंत्रीय प्रणाली के बाद राजस्व प्रणाली विकसित की गई। ठीक है। जब राजतंत्रीय प्रणाली आई, मतलब राजा आया, कौन आया, राजा का आया, मुंडा राजा आया, जिसका मेन था महाराजा। जब ये टर्म आया उसके बाद जो है वो राजस्व प्रणाली विकसित की गई। राजस्व प्रणाली में क्या था कि जो सबसे नीचे लेवल पे कौन है, ग्रामीण स्तर पे मुंडा क्या करता था, गांव वालों से, जो भी उसके लोग रहते थे वहां से राजस्व जुटाता था। ठीक है। वो सबसे जो है सो राजस्व लेता था, और ये देता था किसको, मानकी को। मानकी देता था पढ़ा राजा को, और पढ़ा राजा जो है वो महाराजा को वो राजस्व देता था। यहाँ पे मुंडा राज्य का जो सबसे प्रमुख पदाधिकारी हो गया वो कौन हो गया, महाराजा। ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे, जहाँ से प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं कि पढ़ा राजा के सहायक कौन कौन थे। तो पढ़ा राजा है तो हमेशा इसके अगल बगल तो सहायक रहेंगे ही रहेंगे। इसको हम लोग एक ट्रिक की सहायता से याद रखेंगे। ट्रिक ये है कि ये यहाँ ट्रिक लिखा हुआ है, इस बार दीवान ठाकुर के पाले में पड़ गया। ठीक है। दीवान जी रहते थे, कोई भी ठाकुर रहता था, ठाकुर अपने साथ दीवान रखता था, तो दीवान इस बार जो है सो क्या ठाकुर के पाले में पड़ गया। ये हमारा कोड रहेगा। तो इससे हम लोग कैसे करते, देखो इसको यहाँ साइलेंट कर देते हैं, बार। बार मतलब हो गया बरकंदाज। ठीक है, बरकंदाज।
ठीक है। बरकंदाज मतलब इतना रहता है, लग रहा है ना कि ऐसे करके तीर लगा करके मारेगा, तो ये एक तरह से सिपाही है, ठीक है। ये पढ़ा राजा का सिपाही जो होता था वो बरकंदाज कहलाता था। दूसरा दीवान है ना, दीवान जी जो होते थे वो क्या होते थे, पढ़ा राजा के सलाहकार होते थे, उसको राय मशवरा देते थे, यानी एक तरह से ये मंत्री का काम करते थे। अगला क्या है, ठाकुर। ठाकुर जो है वो पढ़ा राजा का सहायक रहता था, है ना। ठाकुर ऐसे भी लगता है कि दीवान से तो ऊपर का ही पद है, तो मेन सहायक जो होता था कौन, ठाकुर होता था, तो ये पढ़ा राजा का सहायक हो गया, ठीक है। के से मतलब का लेंगे यहाँ से, का से कर्ता। कर्ता क्या करता, कर्ता पढ़ा राजा के आदेश को प्रसारित करता, जो आदेश देगा पढ़ा राजा उसको क्या करेगा, प्रसारित कर देगा, तो वो कर्ता हो गया। यहाँ अब आता है पाले। पाले में क्या हो गया, पा, तो पा से हो गया पांडे। पांडे क्या रहता था, जो पढ़ा राजा रहते थे उसका सचिव का काम करता था, यही सचिव जी हैं, सब लिखा पढ़ी का काम यही करते हैं, सारा दस्तावेज का अधिकारी यही है, सारे फाइल्स इसी के पास पड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये एक पद था उसका। अगला है क्या, ले, ठीक है। पाले में ले लिखते, तो ले से हो गया ला, ला से हो गया लाल। लाल क्या था, तो लाल जी क्या होते थे, पढ़ा राजा के ये वकील होते थे, क्या होते थे, वकील, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा लाल ही वकील है, तो लव, लव लव ऐसे, लव लव, लव मतलब प्यार, ला से लाल, व से वकील, ठीक है। तो ऐसे करके याद रखेंगे। तो ये पढ़ा राजा के सहायक कहलाए। अब उसके अलावे कुछ और पद देखने को मिलते हैं हमको इसके प्रशासन में, तो अन्य पद क्या है, एक जो है वो है घटवार, दूसरा है घटवाल, ठीक है। ये हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लिखा हुआ है घटवार। घटवार का काम क्या था, दंड सामग्री का संग्रहण एवं वितरण। कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, घटवार, वार मतलब मारना, तो मारने पीटने के लिए एक तो दंड हो गया, तो जो भी सामान रहेगा उसका संग्रहण भी कर लेगा और उसका वितरण भी करेगा, ठीक है। लड़ाई में जुटा भी लिया और बांट भी दिया। और दूसरा है घटवाल, तो घटवाल में क्या होगा, जो घटवाल में नहीं, घटवाल हो गया सामान्य सैनिक, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग इसको याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के अंतिम और सबसे शीर्ष स्तर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है मुंडा राजा या महाराजा। ये मुंडा राज का सबसे ऊपरी, सबसे प्रमुख पदाधिकारी था। बोलता है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का है मुंडा राजा और पढ़ा राजा में, ठीक है। ये मुंडा राजा है, वो पढ़ा राजा था, ये मुंडा पूरा राज्य का जो प्रमुख था वो मुंडा राजा कहला, इसको लोग महाराजा भी कहते हैं। बोलते हैं मुंडा राज्य के गठन के बाद मुंडा राजा सबसे बड़ा पदाधिकारी के रूप में उभरा, ठीक है। अब जब ये है तो इसका भी कोई सहायक होगा ना, तो इसके दो सहायक हुए, एक हुआ गढ़ दीवान, दूसरा हुआ राज दीवान। गढ़ पहले समझ लेते हैं, जैसे कि गढ़ मतलब होता है किला। मान लीजिए कोई अगर राज्य है, मान लीजिए मुंडा राज्य ही है, तो इसके किनारे किनारे क्या होता है, किलेबंदी की जाती थी, यानी गढ़ बनाया जाता था, ठीक है। तो इसके अंदर की जितनी भी सारी चीजें थी वो सुरक्षित हो जाती थी। तो गढ़ दीवान का कार्य था, क्या था कि किले के अंदर की जितनी सारी गतिविधि होगा उसके लिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके होगा, गढ़ दीवान का, ठीक है। इस प्रकार हम लोग याद कर लेते हैं। और राज दीवान जो है वो इसके जस्ट अपोजिट हो गया, ये किले के बाहर की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी था। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था को एक कंसेप्ट के द्वारा सीखा है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई तो आप इसको लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अच्छे से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।